Hi everyone, this is me Nishant and welcome you on Nishanti Academy. This is the part 9 of Industrial Relation and Labor Laws and in this video we are going to learn about child labor. क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें चाइल्ड लेबर के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे हम लोग इसके अंदर। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है चाइल्ड लेबर एंड इंटरनेशनल एफर्ट। बाल श्रम और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या है इसे देखेंगे। दूसरा स्टैटिक्स रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर, जो भी चाइल्ड लेबर बाल श्रम के रिगार्डिंग जितने भी डाटा हैं, चाहे वो यूनिसेफ का हो, चाहे वो आईएलओ का हो, चाहे वो सेंसस 2011 का डाटा हो या फिर सेंसस 2001 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इस वीडियो के अंदर कवर होगा वो है चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट 1986, बाल श्रम विनियमन और निषेध अधिनियम 1986, ये कवर करेंगे। और फाइनली इस अधिनियम में यानी 1986 एक्ट में जो 2016 और 2017 के अंदर दो अमेंडमेंट हुए थे, दो संशोधन हुए थे, उसे हम लोग जानेंगे कि क्या क्या हुए हैं। But before begin, the first question is why this topic is so important for EPFO? क्या कारण है कि बाल श्रम या चाइल्ड लेबर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर है ह्यूमन रिसोर्स इज़ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ अ नेशन। और अगर बचपन से ही अगर किसी ह्यूमन रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो तो स्वाभाविक है कि वह नेशन का जो फ्यूचर होगा वो अंधकारमय होने वाला है। यही कारण है कि चाइल्ड लेबर जो है वो सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का इशू है। आईएलओ के अकॉर्डिंग there are approximately 168 million children below the age of 17 years are trapped in child labor। पूरे विश्व में 168 मिलियन बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर का शिकार हुए हैं और इनमें से ज़्यादातर ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आती हैं। अगर इनका एक्सप्लॉयटेशन देखें तो ये सिर्फ फिज़िकली सफ़र नहीं कर रहे हैं, इनका शोषण मेंटली भी हो रहा है, सोशली भी है, मोरली भी है, हर प्रकार से किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो बच्चे हैं, क्या बोलेंगे, किससे बोलेंगे, इन्हें खुद नहीं पता। हमेशा एक घुटन रहती है इनके अंदर, ज़िंदगी भर चलती है, प्रोसेस होती है, पूरे लाइफ टाइम। तो स्वाभाविक है कि फ्यूचर ख़राब होगा, फ्यूचर पर असर होगा, इनका नेचर इस तरह के घुटन से अफेक्टेड होगा। तो इन सारे इश्यूज़ को पूरे वर्ल्ड ने मिलकर एक्सेप्ट करा कि नहीं, ये एक मेजर इशू है सोसाइटी के अंदर और इसे मिल के ख़त्म करना पड़ेगा। और इसी कारण अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईएलओ, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड विज़न, डीसीआई, इन सब ने चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू करा। 12 जून 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डिक्लेयर करा गया ताकि सोसाइटी में इसके अगेंस्ट लोगों के अंदर जागरूकता आए। इसके अलावा कुछ मैं डेट्स बता रहा हूँ, वो आपको याद रखना है, कुछ ईस्वी में बता रहा हूँ, वो आपको पता होना चाहिए। पहला 1959, क्या हुआ है सर इसमें? आईएलओ के द्वारा चाइल्ड लेबर पर 2 कन्वेंशन आए हैं और दोनों कन्वेंशन आपको याद होने चाहिए। कौन-कौन से कन्वेंशन हैं? 138 एंड 182। ये 2 कन्वेंशन चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट हैं, चाइल्ड लेबर के रिगार्डिंग है, जो आईएलओ के द्वारा 1959 में लाए गए। दूसरा 1986, इसमें क्या हुआ? तो इसमें ये इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया ने क्या करा 1986 में? इससे पहले एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938 था इंडिया के अंदर। इंडिया ने क्या करा? इस एक्ट को एबोलिश कर दिया और इसके बदले चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 लेकर के आई। नेक्स्ट डेट 1989, इस साल में क्या हुआ है? तो 1989 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ अ चाइल्ड ये लाया गया। 2000 में इंडिया में जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट इस्टेब्लिश करा गया। 2002 सबको पता होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन आया। 2009 में प्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन लाया गया। 2012 में, ये अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 2012 में क्या हुआ? कौन सा 5 ईयर प्लान आया है 2012 में? कोई गेस कर सकता है तो अच्छी बात है, नहीं गेस कर सकता है तो मैं अभी बता रहा हूँ।
कौन सा प्लान आया है? 12th 5 ईयर प्लान आया हुआ है। अब ये जो 12th 5 ईयर प्लान आया था, तो इसके अंतर्गत चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट या चाइल्ड लेबर को टैकल करने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी और एक नए टास्क फोर्स बनाने की बात कही गई थी। इसके अलावा सर और क्या इम्पोर्टेंट है? इसके अलावा 2016 में एक अमेंडमेंट हुआ है। इसमें तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के अंदर। देन 2017 में अगेन इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ था, क्योंकि 2016 वाले एक्ट में जो भी बदलाव करे गए थे उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला, तो जिसके कारण 2017 में इसे और ज़्यादा प्रॉम्प्टली तरीके से, अच्छे तरीके से, क्लियर वे में समझाया गया कि क्या क्या चीज़ें, और अच्छे से आप समझ लो कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर और है। और इसके बाद फाइनली 2020 में क्या हुआ, ये पता होना चाहिए सबको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है पहले। इस एक्ट को, चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट को, फाइनली 2020 में कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, जिसे शॉर्ट में कोड ऑन OSH भी कहते हैं, इसके अंदर सब्ज्यूम कर लिया गया। तो इन सभी चीज़ों से आपको पता चल गया होगा कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नाउ व्हाट इज चाइल्ड लेबर? बाल श्रम है क्या? सो अकॉर्डिंग टू ILO के अनुसार एनी टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी तरह का शोषण, किसका शोषण? तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का शोषण। कैसा होता है शोषण? तो मेंटली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, सोशली हो सकता है, और मोरली भी हो सकता है। थ्रू वर्क, जो किसके थ्रू हो? तो काम के माध्यम से हो। दैट डिप्राइव्स द चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड, जो बच्चों को क्या करे? जो बच्चों से उनका बचपन छीन ले, वंचित हो जाएं बच्चे अपने बचपन से, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? चाइल्ड लेबर कहेंगे, हिंदी में बाल श्रम कहेंगे। क्लियर हो गया? ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ILO के अकॉर्डिंग है और इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। बाकी आपके RT में आएगा कि अकॉर्डिंग टू ILO द डेफिनेशन ऑफ द चाइल्ड लेबर इंक्लूड्स, 4 ऑप्शंस होंगे। मेंटली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, सोशली हो सकता है, फोर्थ में कुछ और भी डाल सकता है। उसमें से पूछ लेगा कि कौन सा इसके अंदर नहीं आता है डेफिनेशन के अंदर, तो आपको एक मार्क करना हो। नेक्स्ट आते हैं कॉज ऑफ चाइल्ड लेबर। अब मैं ILO कन्वेंशन पढ़ रहा था, मुझे ये लाइन बहुत प्यारी लगी, इसलिए मैंने लिखा। प्यारी तो नहीं कह सकते, बस ये है कि हर टचिंग है, दिल पे लग गया, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे। चाइल्ड लेबर इज बोथ अ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। बाल श्रम गरीबी का कारण और परिणाम दोनों है। जो बाल श्रम है उसका कारण भी गरीबी है, और उसका परिणाम जो होने वाला है वो भी क्या है? गरीबी है। कैसे सर? देखो, क्योंकि अगर फैमिली अगर पॉवर्टी सफ़र कर रही है, गरीबी सफ़र कर रही है, गरीब है परिवार, तभी वो अपने बच्चे को काम पर भेजेगी, अर्न करने के लिए भेजेगी कि जा बेटा 2 पैसे जुटा करके ले आ मेरे लिए या घर के लिए। वो बेचारा बच्चा जैसे ही काम करने के लिए निकला तो चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में आ गया वो। अब चूंकि वो चाइल्ड है, बच्चा है, सो ही डजेंट हैव एनफ इफिशियंसी एंड एक्सपीरियंस, सो इन दैट केस द वेजेस विल बी पुअर और लो। तो इन्हें जो वेजेस मिलेगा, जो मजदूरी इसे मिलेगी वो बहुत कम होगा, न्यूनतम मजदूरी पे इसे लोग रखेंगे। अब ये न्यूनतम मजदूरी इसे इस तरह से मिलेगा कि बेचारे का किसी तरह से गुजर बसर करेगा, तो एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है कि ये पढ़ पाए, तो इनका एजुकेशन नहीं होगा। अब बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी हो गई, जिसके कारण क्या हुआ? इनका जो लाइफ स्टाइल होगा, जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा, वो डिटेरियोरेट होगा, बदतर हो जाएगा, धीरे धीरे करके और डाउन होता जाएगा, लो कैटेगरी का लिविंग स्टैंडर्ड होगा, और जिसके कारण इसके बाद की जनरेशन वो भी पॉवर्टी ही सफ़र करेगी, और अगर गरीबी सफ़र कर रही है तो वो भी अपने बच्चे को चाइल्ड लेबर की आग में डालेगी डालेगी, कन्फर्म है। तो एक तरह का साइकिल जो है ये चलता रहेगा। तो यही कारण है कि जो बाल श्रम है उसका कारण भी गरीबी है और उसका परिणाम भी गरीबी है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में चाइल्ड लेबर के 3 रीज़न हैं। पहला पॉवर्टी, दूसरा इलिटरेसी, और तीसरा इंडेटनेस। पॉवर्टी आपको समझ में आ गया, इलिटरेसी समझ में आ गया, तीसरा जो है वो इंडेटनेस। इंडेटनेस का मतलब होता है उधारी, उधार, कर्ज। ये कैसे रीज़न है?
तो अपने पहले के समय में ये बहुत ज़्यादा होता था। पहले के समय में जो लैंडलॉर्ड हैं या मनी लैंडर हैं, ये क्या कर इनसे जब कोई फैमिली अगर उधार लेती थी और अगर वो गरीब है, इंसॉल्वेंसी के कारण यानी कि जब फैमिली उधार नहीं चुका पा रही है, तो ये जो लैंडलॉर्ड है उनकी पूरी फैमिली से काम करवाते थे, उनके बच्चों से काम करवाते थे। तो कहीं न कहीं वहीं से जो है चाइल्ड लेबर डेवलप हो गया। और अभी भी जो रूरल एरियाज़ है, जो एक्सट्रीम रूरल एरियाज़ है, वहाँ पे आपको ये आराम से देखने को मिल जाएगा। यूनिसेफ के डाटा के अनुसार देयर आर अप्रॉक्सिमेटली 10.2 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया एंगेज्ड इन वर्क। यूनिसेफ के डाटा के अनुसार जो टोटल चाइल्ड लेबर इंडिया में है वो 10.2 मिलियन है। ये कब का डाटा है? ये 2014-15 का डाटा है। वही अगर मैं सेंसस 2011 की बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग 10.1 मिलियन है। आईएलओ की बात करूं तो आईएलओ के अकॉर्डिंग भी 10.1 मिलियन चाइल्ड लेबर है इंडिया में। ये 2014-15 की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये जो सारे चाइल्ड वर्कर्स हैं, ये टोटल वर्क फोर्स का, जितने भी टोटल वर्क फोर्स हैं, जितनी भी टोटल वर्कर्स हैं पूरी इंडिया में, उसका ये 13% अकेले है। अब इनमें से जो टॉप मोस्ट स्टेट है जहाँ पे चाइल्ड वर्कर्स जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, चाइल्ड लेबर सबसे ज़्यादा मिला है, वो है उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी के अंदर तकरीबन 2.1 मिलियन चाइल्ड वर्कर्स हैं। आपको यहाँ दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आगे वाली स्लाइड्स में आपको मिल जाएगा। अब 2011 के सेंसस की बात कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो डाटा मैं आपको दे रहा हूँ, और ये याद होना चाहिए आपको। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे डाटाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। So, as per Census 2011, the total child population in India in the age group 5 to 14 years is 259.6 million. 259.6 मिलियन टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर। ये कौन सा डाटा बता रहा है? 2011 का सेंसस बता रहा है, जिसका रिपोर्ट 2014-15 के आसपास पब्लिश हुआ था। सो ऑफ दीज 10.1 मिलियन, इन सारे जो मतलब ये जो टोटल पॉपुलेशन है 259.6 मिलियन चाइल्ड पॉपुलेशन है, इसमें से 10.1 मिलियन जो है वो चाइल्ड वर्कर है, मतलब वो ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। सो आइदर एज मेन वर्क में काम कर रहे हैं और एज मार्जिनल वर्क। ठीक है, मेन वर्कर के जैसे काम कर रहे हैं या फिर मार्जिनल वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। तो अब ये मेन वर्कर और मार्जिनल वर्कर क्या होता है? तो मेन वर्कर का मतलब होता है ऐसे वर्कर जो किसी इंडस्ट्री फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हो और जिनका जो नेचर होगा, इन सारे फैक्ट्रीज का नेचर प्रोडक्टिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिव का मतलब साफ साफ शब्दों में ये होता है कि अगर सपोज करिए आप एक साबुन की कंपनी में, एक सोप इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, तो वो सोप इंडस्ट्री के अंदर साबुन बनेगा, वो प्रोडक्ट निकलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं निकले, ठीक है, तो कुछ ना कुछ निकलेगा वहाँ से। तो ऐसी इंडस्ट्री या ऐसी फैक्ट्री जिसका एक प्रोडक्ट निकल रहा है और वो दिख रहा है कि हाँ ये प्रोडक्ट है, तो उसे हम लोग कहेंगे मेन वर्कर्स या मेन वर्क। वही मार्जिनल वर्क ऐसा वर्क होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है, कुछ निकल नहीं रहा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, आपने देखा होगा कि गली गली में बच्चे सब क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं, रैग पिकर जिसको कहते हैं हम लोग। तो वो क्या करते हैं, बॉटल वगैरह सब चुन के लाते हैं, लोहा वोहा चुन के लाते हैं, वो किसी कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। तो वो ऐसे काम कर रहे हैं कि जहाँ से कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, वो कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री नहीं है, वो बस थोड़ा-सा पर डे के हिसाब से कुछ उनका पैसा बन जाता है, जिससे वो अपना खर्चा पानी जो निकाल सकें, वो निकालते हैं। तो ये सब जो है मार्जिनल वर्कर्स हैं। अब मार्जिनल वर्कर्स में आता क्या-क्या है? तो अच्छे से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल वर्क के अंदर सबसे पहले तो बेगिंग आता है, भीख माँगना। दूसरा रैग पिकिंग आता है, जो कचरा-वचड़ा जो उठाते हैं बच्चे। तीसरा सेलिंग बॉटल्स, जो बस अड्डा वगैरह सब होता है उसके किनारे भी आपको मिल जाएगा कि जो बच्चे जो है पानी की बॉटल, जो क्रैश बॉटल जो हम लोग पी करके मोड़ करके फेंक देते हैं, उसको उठा करके वो लोग रख लेते हैं। शू पॉलिश करने वाले वर्कर्स, ये सारे जो बच्चे हैं, ठीक है, ये सब मार्जिनल वर्कर्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? सो इन एडिशन, इसके अलावा, मतलब ये जो केस है, ये जो सीन चल रहा है ये तो है ही, इसके अलावा मोर देन 42.7 मिलियन चिल्ड्रन, 42.7 मिलियन ऐसे बच्चे हैं इंडिया में आर आउट ऑफ स्कूल, जो स्कूल नहीं जाते। ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। 42.7 मिलियन से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर हैं,
स्कूल से बाहर है मतलब बाहर कर नहीं दिए हैं, वो मतलब स्कूल जा ही नहीं रहे। हाउएवर द गुड न्यूज़ इज़ दैट, अब कुछ अच्छा न्यूज़ भी है, हालाँकि ये अच्छा है नहीं, ठीक है? लेकिन अब मान लो कि अच्छा है, क्योंकि अब जो यहाँ पे बता रहा है 2001 के डाटा से कंपेयर कर रहा है। तो 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग 2011 सेंसस में ये देखा गया कि 2.6 मिलियन जो चाइल्ड वर्कर्स हैं ये डाउन हो गए, कम हो गए। मतलब 2001 के कंपैरिजन में 2011 में 2.6 मिलियन चाइल्ड वर्कर्स की संख्या कमी है। हाउएवर द डिक्लाइन वाज मोर विजिबल इन रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज है, जो गांव शहर है, जो गांव वाला जो एरियाज है, उसके अंदर ये जो संख्या है चाइल्ड लेबर की संख्या ये घटी है। क्यों घटी है सर? तो क्योंकि ऑब्वियस है कि लोग जागरूक हुए होंगे, इसीलिए जो है वहाँ पर चाइल्ड वर्कर्स की संख्या घटी है। वही अगर मैं अर्बन एरियाज़ की बात करूँ तो वाइल द नंबर ऑफ द चाइल्ड वर्कर्स हैज़ इंक्रीज्ड इन अर्बन एरियाज़, जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे चाइल्ड वर्कर्स की संख्या इंक्रीज़ हुई है, बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? सो इंडिकेटिंग द ग्रोइंग डिमांड फॉर चाइल्ड वर्कर्स इन मेनियल जॉब्स। अगेन क्वेश्चन आता है कि मेनियल जॉब्स किसे कहते हैं? तो मेनियल जॉब एक ऐसा जॉब होता है जहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर्स की डिमांड होती है। इस तरह का काम जहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर्स अगर मिले तो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है? तो उसे हम लोग मेनियल जॉब कहते हैं कि मतलब ज़रूरी नहीं कि स्किल्ड वर्कर ही हमें चाहिए, हमें कैसा भी आदमी चाहिए, मुझे सिर्फ ये काम करवाना है। क्लियर हो गया? तो उसे हम लोग कहते हैं मेनियल जॉब। सो चाइल्ड लेबर हैज़ डिफरेंट रेमिफिकेशन इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। रेमिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मतलब जो अलग अलग तरह का प्रभाव दिखाए। ठीक है? तो चाइल्ड लेबर जो है वो ग्रामीण जगहों पे और शहरी जगहों पे इंडिया के अंदर दोनों जगह पे अलग अलग तरीके से प्रभाव दिखा रहा है। नाउ दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डाटा आप देख रहे हो ये सैम्पल सर्वे ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया का डाटा है और ये दो बातों को रिवील कर रहा है। अगर आप अच्छे से देखो इसे तो 1971 में जो चाइल्ड लेबर या चाइल्ड वर्कर्स की जो संख्या है वो तकरीबन यहाँ पर है ना, तो इस वाले पॉइंट पे हम लोग मान लेते हैं ये 11 मिलियन होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये 11 मिलियन है। वही अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 13.9 मिलियन के आसपास है। 1991 में ये अगेन 11 मिलियन के आसपास है, 11.25 जो भी मानना है आप मान लो। ठीक है, ये जो है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 13 मिलियन के आसपास है। 2004-2005 का जो डाटा है 2004-2005 ये बताता है कि 9.07 मिलियन चाइल्ड वर्कर्स इंडिया में थे। तो अब देखो 9 मिलियन बहुत बड़ी बात है, तो अब यानी ये बता रहा है कि 1971 से लेकर के 2005 तक बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला चाइल्ड लेबर के केस में। मतलब चीज़ें डाउन नहीं हुई, डिक्रीज नहीं हुई, कमी नहीं आई इस चाइल्ड लेबर के केस में ज़्यादा। तो दो चीज़ें ये रिवील करता है, दो चीज़ों का ये खुलासा कर रहा है। पहला क्या कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद, जिसे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा कहते हैं भारत के अंदर, तो इस एरा में चाइल्ड वर्कर्स या चाइल्ड लेबर का सीवियर केस इंडिया में देखने को मिला है स्टार्टिंग में। और 2004-2005 जो कि 9.07 मिलियन डाटा शो करता है, चीज़ें इसके बाद से सुधरनी शुरू हुई, इससे पहले तक कोई चेंजेस नहीं आया। इसमें जो टॉप मोस्ट स्टेट है या फिर मैं कहूँ कि ऐसा स्टेट जो चाइल्ड लेबर के रिगार्डिंग ज़्यादा प्रोन है वो मेरा उत्तर प्रदेश है, यूपी। सेकंड में बिहार आता है, फिर राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पांचवा के बाद छठा नंबर में वेस्ट बंगाल है। Now, marginal working child labor data as per SECC 2011। तो सबसे पहले SECC का फुल फॉर्म ही पहले जान लो आप कि SECC होता क्या है। SECC को हम लोग फुल फॉर्म में कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। SECC 2011 सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। ये क्या है सर? ये भारत का पहला पेपरलेस जनगणना है। इट इज़ द फर्स्ट पेपरलेस सेंसस इन इंडिया। कब पब्लिश हुआ था? तो ये लॉन्च करा गया था 2011 में। जो फर्स्ट लॉन्च विलेज है वो है शंखोला विलेज, कहते हैं उसे शंखोला, SANKHOLA, शंखोला विलेज। कहाँ पे है ये? त्रिपुरा के अंदर है। ठीक है, तो वहाँ से लॉन्च करा गया था और इसका डाटा पब्लिश हुआ है 2015 में। तो SECC 2011 के अकॉर्डिंग 5 से 14 साल के जितने भी मार्जिनल वर्किंग चाइल्ड है, मार्जिनल वर्कर्स मैंने बता दिया है आपको क्या होता है।
तो उनमें से जो बेगिंग है उसमें 1% बच्चे इन्वॉल्व हैं। सेलिंग वुड्स एंड कलेक्शन, जो लकड़ियों को जो बेचते हैं, कलेक्ट करते हैं, ज़्यादातर ये गांव में होता है, तो वो 7% है। बॉटल कलेक्शन में जो है 46% बच्चे इन्वॉल्व हैं। आपने देखा होगा बस अड्डे वगैरह सब के किनारे बहुत बच्चे आपको दिख जाएंगे। शू पॉलिशिंग में 20% इन्वॉल्व है। ये 2011, अगेन मैं बोल रहा हूँ 2011 का डाटा है ये। कार वॉशिंग में 12% इन्वॉल्व है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली याद नहीं होना चाहिए, लेकिन एक रफ आइडिया होना चाहिए आपको। ठीक है कि 4 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो मार्जिनल वर्किंग चिल्ड्रन हैं। ठीक है, तो जो ये सारे डाटाज जो हैं आपको रफली याद होना चाहिए कि कब कब, मतलब जैसे ये अगर 1971 से लेकर के 2005-4 तक 9 मिलियन के ऊपर रहा है सारा डाटा। मैक्सिमम जो है 1981 में देखने को मिला था, इसीलिए 1986 में चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट आया है। ठीक है, ये सब शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। टॉप मोस्ट स्टेट जहाँ पे चाइल्ड लेबर सबसे ज़्यादा देखने को मिला वो यूपी है, उत्तर प्रदेश है। ये सारी चीज़ें, ये सारा पॉइंट आउट आपको पता होना चाहिए। 2011 का सेंसस जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पूरी स्लाइड्स में। और इसके अलावा जो 2016 और 2017 का अमेंडमेंट है वो तो पक्का है ही। तो ये सारा डाटा है। डिश वॉशिंग में 7% इन्वॉल्व है, क्लीनिंग में 7% इन्वॉल्व है। ना अगर मैं ओवरऑल सारी कंट्रीज़ को काउंट करूं कि कहाँ कहाँ जो है चाइल्ड वर्कर्स आपको देखने को मिलेगा, तो कंस्ट्रक्शन वर्क में जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है वहाँ पे चाइल्ड लेबर देखने को मिलेगा। फायर वर्क में चाइल्ड लेबर देखने को मिल जाएगा। बेगिंग, एग्रीकल्चर, गारमेंट इंडस्ट्री, डोमेस्टिक वर्क जो घर के काम हैं वहाँ आपको मिल जाएगा। देखो ये जो बेगिंग है और डोमेस्टिक है ये दोनों जो है अनैतिकता का उदाहरण है, क्योंकि बेगिंग में तो आपको पता है कि बच्चों से भीख मंगवाया जा रहा है, किस सिचुएशन में मंगवाया जाता है आप इमेजिन कर सकते हैं। डोमेस्टिक वर्क के अंदर बच्चों के साथ वायलेंट बिहेवियर करा जाता है। इसके अलावा जो है ब्रिक्स इंडस्ट्री है, टाइल्स इंडस्ट्री है, कैरामिक इंडस्ट्री है। कैरामिक का मतलब होता है मिट्टी से बनने वाले सामान जो हैं उसे कैरामिक कहते हैं। स्पिनिंग एंड वेविंग के अंदर बहुत ज़्यादा चाइल्ड वर्कर्स इन्वॉल्व है। उसका रीज़न ये है कि स्पिनिंग में जो गांठ बनती है, नोट जो बनते हैं वो बहुत पतले पतले होने चाहिए। जितने पतले नोट होंगे वो उतना फाइन बनता है मैट। तो उस केसेस में बच्चों को लगाया जाता है क्योंकि उनके हाथ पतले पतले होते हैं। लेडीज़ को लगाया जाता है, उनके हाथ पतले पतले होते हैं। ठीक है, तो स्पिनिंग एंड वेविंग में चाइल्ड लेबर आपको बहुत ज़्यादा दिख जाएगा। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स और भी बहुत सारे हैं, जैसे बीड़ी एंड सिगार इंडस्ट्री है। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो कौन कौन से एक्ट हैं विच गिव द पावर टू गवर्नमेंट टू मेक लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट को या भारत की सरकार को पावर मिलता है कि वो इस तरह की कुरीतियों के अगेंस्ट, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट वो लॉज बना सके। तो इसमें जो पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज बिलो द एज ऑफ द 14 ईयर्स। ये बात करता है, क्या कहता है ये, तो चाइल्ड लेबर जो है कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है आर्टिकल 24 के अनुसार। आर्टिकल 39E ये कहता है, आर्टिकल 39E ये स्टेट्स को डायरेक्ट करता है कि वो क्या कर सके, वो पॉलिसीज़ बना सके, वो नियम इस तरह से बना सके, लॉज इस तरह से बना सके जिसके थ्रू जो बच्चे हैं उनका जो टेंडर एज है वो अब्यूज़ ना हो, उनकी सुरक्षा हो। आर्टिकल 21A क्या कहता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। नेक्स्ट है आर्टिकल 15(3), इट गिव्स द पावर टू द स्टेट टू इनेक्ट लॉज टू प्रोटेक्ट चाइल्ड। ये क्या करता है, ये स्टेट को एम्पावर करता है ताकि वो बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए लॉज बना सके। नेक्स्ट है आर्टिकल 45, स्टेट shall endeavor to provide early childhood care and education to children below the age of 6। 6 साल से कम उम्र वाले बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर, जो स्टार्टिंग में बचपन का जो केयर मिलना चाहिए वो देना, और साथ ही साथ 6 साल से कम उम्र वाले बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन का प्रावधान है वो इसके अंदर आता है आर्टिकल 45 के अंदर। अब जैसे आपने देखा होगा कि पल्स पोलियो अभियान अभियान जो सरकार ने चलाया हुआ है कि 6 साल से कम उम्र वाले बच्चे को 2 बूंद बिल्कुल पिलाना ही पिलाना है, तो ये सब किसके अंदर आता है, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 45 के अंदर आता है। नेक्स्ट आर्टिकल 47 प्रोवाइड्स दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ रखा है पेपर में। आर्टिकल 47 क्या कहता है? आर्टिकल 47 ये कहता है कि स्टेट क्या करेगा, स्टेट का एक ऑब्लिगेशन है। क्या ऑब्लिगेशन है? कि ये जो न्यूट्रिशन का लेवल है उसे रेस करेगा और कोशिश करेगा कि जितनी ज़्यादा वो लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रख सके, उसे रेस कर सके, उसे उठा सके, नॉर्मल पीपल की, वो उस पर हेल्प करे। नाउ चाइल्ड लेबर के रिगार्डिंग 3 कमिटीज़ आई हुई हैं और इन तीनों कमिटीज़ के नाम इम्पॉर्टेंट है। पहला है नेशनल कमीशन ऑन लेबर, 1966 से 69 के बीच था ये। नेक्स्ट है गुरुपत स्वामी कमेटी, ये 1979 में ये पास हुआ है। और तीसरा जो है वो सनत मेहता कमेटी, ये 1984 में आया है। इन तीनों ने चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो है अपना रिकमेंडेशन दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और अगर आपके पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो किस तरह से क्वेश्चन आएगा? आपसे पूछा जाएगा विच कमिटी इज नॉट कंसर्न विद द चाइल्ड लेबर, और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन तो ये तीनों होंगे और चौथा ऑप्शन कोई और एक होगा जो कि चाइल्ड लेबर से रिलेट नहीं होगा, आपको वो टिक करके आगे बढ़ना है। कौन सी कमेटी चाइल्ड लेबर से जुड़ी है, ये क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में। ऑप्शन में इन तीनों के अलावा एक और ऑप्शन होगा, आपको चौथे वाले ऑप्शन में टिक लगाना है, सही लगाना है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। अब इनके रिकमेंडेशन के कारण जो है चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट 1986 आया, लेकिन मैं इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करना चाहता हूँ। हुआ था क्या कि 1986 से पहले इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा कानून नहीं था जो बच्चों के रोजगार, उनके व्यवसाय और उनके रोजगार की प्रक्रिया को, मतलब क्या प्रोसीजर क्या होगा, कि किस किस तरह से चीज़ें होंगी, इसको डिफाइन करे, ऐसा कुछ नहीं था। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा कि एक ऐसा नियम होना चाहिए जो स्पेशली चाइल्ड अगर लेबर है तो कौन कौन से इसे हम चाइल्ड कहेंगे, कहाँ कहाँ बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, कहाँ कहाँ बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलनी चाहिए, वो बिल्कुल निषेध होना चाहिए क्योंकि उनका शोषण हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें डिफाइन अच्छे से करी जाए तो इंडिया अच्छे तरीके से काम कर सकता है, बच्चों पे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो इसके रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट 1986 आया। अब इसके अंदर जो भी मैंने सोर्सेज कलेक्ट करे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है, मैंने वहाँ से सारे मटेरियल लिए हुए हैं, तो बिल्कुल ऑथेंटिक है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें हैं। कब पास हुआ ये? तो 23 दिसंबर 1986 को पास हुआ है पार्लियामेंट से, और इसने एबोलिश कर दिया या रिप्लेस कर दिया किसे? तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, बच्चों के रोजगार अधिनियम 1938 को इसने क्या कर दिया? बदल दिया। अब चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट 1986 ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है पार्ट 1, दूसरा है पार्ट 2, तीसरा है पार्ट 3, चौथा है पार्ट 4। पार्ट 1 बेसिकली डील्स विथ एप्लीकेबिलिटी एंड डेफिनेशंस। जो पहला पार्ट है वो ये बताता है कि यह कानून कहाँ कहाँ पर लागू होगा और इसके अंदर कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। दूसरा जो पार्ट है इट सेज अबाउट प्रोहिबिटेड एरियाज एंड चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। दूसरा जो पार्ट है वो ये बताता है कि कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है, मना है, और साथ ही साथ ये एक कमेटी के बारे में बताता है जिसे हम लोग टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी कहते हैं। थर्ड जो पार्ट है इट सेज अबाउट रेगुलेशन, वर्किंग आवर्स, हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज, इसके बारे में डील करता है ये। मतलब जो तीसरा जो पार्ट है ये, अगर कोई बच्चा अगर वर्किंग है तो उसके लिए क्या क्या रेगुलेशंस होनी चाहिए, क्या क्या प्रावधान होना चाहिए, क्या क्या सुविधाएं उसे मिलनी चाहिए, वर्किंग आवर्स कितनी होनी चाहिए उस बच्चे के लिए, उसके हेल्थ और सेफ्टी इश्यूज का कितना ध्यान रखा जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है पार्ट 3। चौथा पार्ट, अगर उस बच्चे का शोषण हो रहा है वर्किंग टाइम पे तो क्या क्या पेनल्टीज होनी चाहिए, क्या क्या पनिशमेंट होना चाहिए, क्या क्या उसका प्रावधान होना चाहिए और क्या क्या अमेंडमेंट होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। तो ये चारों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना हमें, तो जो जो पढ़ना है सिर्फ वही मैंने मेंशन करा है आगे। पहला पार्ट 1 में एप्लीकेबिलिटी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ एप्लीकेबल है? तो एक्सटेंड टू द होल ऑफ द इंडिया, पूरे इंडिया पे ये लागू हो सकता है।
दूसरा, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अदर देन पार्ट 3 शेल कम इनटू फोर्स एट वंस। मतलब जिस दिन ये पास हुआ 23 दिसंबर 1986, इसमें इस दिन से पार्ट 3 को छोड़कर बाकी पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 4 तुरंत एप्लीकेबल हो जाएगा, जबकि जो पार्ट 3 होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन पर, जब वो अपना गैजेट जारी करेगी, नोटिफाई करेगी अपने गैजेट के थ्रू, तो जाकर के ये एप्लीकेबल होगा। डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो इसके अंदर दो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। पहला है चाइल्ड, दूसरा है चाइल्ड लेबर। तो व्हाट इज चाइल्ड? तो चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 14 ईयर्स ऑफ एज। बच्चा किसे कहेंगे हम लोग? तो वो सारे बच्चे हैं जो 14 साल अभी जिनकी नहीं हुई है, उसे हम लोग चाइल्ड कहेंगे। चाइल्ड लेबर क्या होता है? चाइल्ड लेबर इज एनी वर्क परफॉर्म्ड बाय चिल्ड्रन दैट इज डेंजरस और हार्मफुल टू देम एंड अफेक्ट्स देयर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। बाल श्रम बच्चों द्वारा किया जाने वाला कोई भी कार्य है जो उनके लिए खतरनाक या हानिकारक है और उनके शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। प्रोहिबिशन देख लेते हैं, कहाँ ये प्रोहिबिटेड है। सो नो चाइल्ड शेल बी एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी बच्चा एम्प्लॉय नहीं होगा। बैन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन 83 हजार्डस ऑक्यूपेशन। टोटल 83 हजार्डस ऑक्यूपेशन है जहाँ पर बच्चे बैन है, वहाँ पे बच्चे काम नहीं कर सकते। अब इसमें जो है 2016 में अमेंडमेंट हुआ है, तो आपको ये याद रखना है, लेकिन जो 2016 का जो अमेंडमेंट हुआ है वो भी याद रखना है। और निश्चिंत रहिए, 2016 में जो अमेंडमेंट हुआ है, 2017 में जो अमेंडमेंट हुआ है, और इवन जो 1986 का जो एक्ट है, इन तीनों को मैंने कॉम्परेटिव वे में आगे मेंशन करा है, तो आपको बिल्कुल समझने में दिक्कत नहीं होगी और इतने ब्यूटीफुल तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा, पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेगा। ठीक है? तो प्रोहिबिशन आपको समझ में आ गया। प्रोहिबिशन मतलब कहाँ पे बच्चे मना हैं, वो काम नहीं कर सकते। तो पहला तो कोई भी इंडस्ट्री होगी, किसी भी तरह की इंडस्ट्री है, वहाँ बच्चे मना हैं, वहाँ पे बच्चे काम नहीं करेंगे। और 14 साल के से कम उम्र के बच्चे 83 हजार्डस ऑक्यूपेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिफाइंड है, वहाँ पर बच्चे काम नहीं कर सकते। अब इन 83 में कुछ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने मेंशन करा। अब पूरा 83 याद करना नहीं है। ये नहीं कि बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइट खोल करके सर्च करने लगे आप लोग कि जो है 83 कौन कौन से साइट हैं। काम उतना नहीं आता वो सब चीज़। ठीक है? तो कौन कौन सा है? पहला तो ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट? रेलवे ट्रांसपोर्ट में बच्चे काम नहीं कर सकते। कैटरिंग एट रेलवे, रेलवे का कुछ भी है वहाँ पे बच्चे काम नहीं कर सकते। रीज़न क्या है सर? तो रीज़न ये है कि रेलवे एक ऐसी जगह है जो बच्चों की तस्करी का, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का हब माना जाता है। तो इसीलिए 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे रेलवे के का, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे रेलवे के अंदर कैटरिंग फैसिलिटी हो, या फिर किसी और तरह का वर्किंग डिपार्टमेंट हो रेलवे के अंदर, वहाँ पे 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे एम्प्लॉयमेंट एज एन एम्प्लॉय एक्सेप्टेड नहीं है। नेक्स्ट, क्रैकर्स की इंडस्ट्री है, पटाखों की इंडस्ट्री है, फायरवर्क्स, इन सब जगहों पे बच्चे अलाउ नहीं है। बीड़ी मेकिंग में अलाउ नहीं है। सीमेंट, मीका कटिंग एंड स्प्लिटिंग, सोप मैन्युफैक्चरिंग, टैनिंग, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, इन सब कहीं भी, ये सारे हजार्डस वर्क के अंदर आते हैं। इन सब जगहों पे बच्चे अलाउ नहीं है। पीरियड ऑफ वर्क क्या होना चाहिए कि अगर वो सारी जगह जो सेफ कहे जाते हैं बच्चों के लिए, वहाँ पे बच्चे काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें पीरियड ऑफ वर्क डिफाइन है। नो चाइल्ड परमिट टू वर्क बिटवीन 7 PM टू 8 AM। 7 बजे शाम से सुबह 8 बजे तक कोई भी बच्चा काम नहीं कर सकता। दूसरा, मैक्सिमम 6 आवर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे काम कर सकता है, और 3 घंटे के बाद 1 घंटे का रेस्ट होना मैंडेटरी है, उसे रेस्ट चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा अ डे हॉलीडे पर वीक, एक सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, और ये भी मैंडेटरी है। पेनल्टीज़ क्या है? तो अगर कोई ऐसा इंटरप्राइजेज है जो किसी बच्चे को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करके, तो उसके लिए पेनल्टीज़ हैं। या तो उसे 3 महीने से लेकर के 1 साल तक की सज़ा होगी, 3 months to 1 year, और या फिर साथ में।
ठीक है, मतलब या तो 3 महीने से लेकर के 1 साल तक उसकी सज़ा होगी, या फिर उसे 10,000 से लेकर के 20,000 रुपये तक का प्रावधान है। 10,000 रुपीज़ से लेकर के 20,000 रुपीज़ तक उसे साथ में एज अ पेनल्टी, एज अ फाइन पे करना है। ये दोनों और में भी हो सकते हैं, साथ में भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब सज़ा भी मिलेगी और साथ में उसे फ़ाइन भी भरना पड़ेगा, या फिर सज़ा मिलेगी या फिर फ़ाइन भरना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है किस तरह का वो क्राइम कर रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अब ये याद रखना, पेनल्टीज़ में चेंजेस हुआ है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, वैसे सारा इम्पॉर्टेंट है। चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट में जितना चीज़ मैंने मेंशन करा है वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, विच एक्ट? Child Labor Regulation and Prohibition Act 1986. So, according to this act, central government may constitute an advisory committee for the further advice and suggestion to Government of India. केंद्र सरकार इस अधिनियम के अनुसार एक ऐसा सलाहकार समिति का गठन कर सकती है जो केंद्र सरकार को चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट किसी तरह का सजेशन दे, किसी तरह का सुझाव दे सके। इसके अंदर जो है टोटल मेंबर कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 10 होने चाहिए, 10 से कम हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अब इन 10 में एक कौन होगा? चेयरमैन। एक चेयरमैन होगा, बाकी मैक्सिमम 9 अदर मेंबर्स हो सकते हैं इसके अंदर। अब ये पूरे वीडियो का जाने, इसमें है क्या? इसमें जो ओरिजिनल एक्ट 1986 है, 2016 में जो अमेंडमेंट हो रखे हैं और 2017 में जो अमेंडमेंट हो रखे हैं, ये तीनों डिफाइंड है कॉम्पेरेटिव वे में। आपको यहाँ पे पार्टीशन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि जो 2016 अमेंडमेंट में जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो फर्दर सेम हैं 2017 अमेंडमेंट में भी, लेकिन वही यहाँ पे आपको पार्टीशन दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे चीज़ें क्या हो गई? चेंज हो गई। तो ओरिजिनल एक्ट 1986 में ये मेंशन करा गया था कि इसका नाम क्या होगा? द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इस एक्ट को 2016 अमेंडमेंट में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ठीक है, इसे 1986 का चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट मान लिया गया। अब इसमें ये तो आपको दिख रहा है कि एडोलेसेंट टर्म ऐड हुआ है, तो इसका मतलब एडोलेसेंट जो वर्ड है ये अब आपको आगे मिलेगा। तो पहले क्या था कि पहले सिर्फ चाइल्ड डिफाइन था। किसे कहते हैं चाइल्ड? जो 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं। अब क्या हुआ है? 2016 में जो अमेंडमेंट हुआ है इसमें जो चाइल्ड है वो बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, ये तो है ही। साथ ही साथ एडोलेसेंट जो 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं उन्हें किशोर कहा गया है, उन्हें एडोलेसेंट कहा गया है। ये 2016 अमेंडमेंट में डिफाइन है और सेम चीज़ 2017 अमेंडमेंट में फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट जो ओरिजिनल एक्ट है इसमें 83 जो हजार्डस ऑक्यूपेशन है, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो 83 इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिफाइन करी गई हैं जो हजार्डस है, वहाँ पे बच्चे काम नहीं कर सकते। 2016 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें क्या करा गया है? इन 83 इंडस्ट्रीज को में से सिर्फ 3 को जज करा गया है कि 3 ऐसी हजार्डस ऑक्यूपेशंस है जहाँ बच्चे काम नहीं कर सकते, बाकी जो है काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था जिसके कारण 2017 में दोबारा इसमें अमेंडमेंट करे गए। अब देखो है क्या कि 83 हजार्डस ऑक्यूपेशन तो यहाँ पर है ही। अब 2016 में जो अमेंडमेंट हुआ है वो अच्छे से समझिएगा आप। उसमें कहा गया, अब जो बोल रहा हूँ वो अच्छे से समझिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे वो हर जगह बैन है, वो कहीं काम नहीं कर सकते। लेकिन जो किशोर हैं, जो एडोलेसेंट है, जो 14 से 18 साल आयु के बीच आते हैं, वो हजार्डस ऑक्यूपेशन, ये जो 3 हजार्डस ऑक्यूपेशन मेंशन्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यहाँ पर वो काम नहीं कर सकते, बाकी सब जगह पर काम कर सकते हैं। अब ये 3 हजार्डस ऑक्यूपेशन में जो पहला है वो है माइनिंग, दूसरा है एक्सप्लोजिव और तीसरा है ऐसा इंडस्ट्री जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में मेंशन है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये पूछेगा नहीं, बस मैंने आपको इन्फॉर्मेशन एज अ इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया। अब ये 83 ऑक्यूपेशनल हजार्डस जो ऑक्यूपेशंस है वो 1986 में मेंशन था और इसी को कन्वर्ट करके 3 हजार्डस ऑक्यूपेशन कन्वर्ट कर दिया गया। अब जो 1986 में जो पेनल्टी थी, जो दंड प्रावधान था, वो क्या था? 3 महीने से लेकर के 1 साल तक का और साथ ही साथ 10,000 रुपये से 20,000 रुपये, इसे थोड़ा सा कड़ा कर दिया गया।
अब जो पेनल्टीज़ है वो 6 मंथ से लेकर के 2 साल तक का कारावास, जेल होगा, कन्फाइनमेंट मिलेगा, साथ ही साथ 20,000 से लेकर के 50,000 तक का फाइन उन्हें साथ में पे करना पड़ेगा या और में पे करना पड़ेगा, और सेम ट्रेंड फॉलो कर रहा है 2017 में। नेक्स्ट, टू 1986 का जो ओरिजिनल एक्ट है, इसमें जो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स विल बी परमिटेड टू वर्क इन फैमिली बिजनेस और ऑक्यूपेशंस बोथ हजार्डस एंड नॉन हजार्डस। मतलब जो 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं, ये फैमिली बिजनेस या फैमिली इंटरप्राइजेस में वो काम कर सकते हैं, चाहे वो हजार्डस हो चाहे वो नॉन नॉन हजार्डस हो। ठीक है, लेकिन 2017 में क्या कहा गया? 2017 में ये कहा गया कि 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे अगर फैमिली बिजनेस हजार्डस होता है तो काम नहीं कर सकते, नॉन हजार्डस है तो काम कर सकते हैं। वही अब 2017 में इसे और क्लियरली मेंशन करा गया और बोला गया कि जो भी बच्चे हैं और जो भी एडोलेसेंट है वो फैमिली बिजनेस में काम कर सकते हैं अगर वो नॉन हजार्डस हो। इसके साथ साथ वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जैसे सिंगिंग हो गई, आर्ट हो गया, इन सब जगहों पे वो काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे जो चाइल्ड सिंगर जो होते हैं वो सब काम कर रहे हैं। तो वो किसके अंदर आ रहा है? ये 2017 में अमेंडमेंट जो हुआ है इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। नाउ नेक्स्ट है जो ओरिजिनल 1986 एक्ट में जिस जो डिफाइन करा गया है, वो कोई भी ऑफिसर नहीं था यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल हो इस तरह के एक्ट्स के इम्प्लीमेंट के लिए। 2016 में क्या करा गया, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है यानी कि डीएम, वो क्या कर सकता है? वो रिस्पॉन्सिबल है, या फिर सब ऑर्डिनेट ऑफिसर जो क्या करे, इस तरह के लॉज को इन्फोर्स करे। इन्फोर्स करे मतलब जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर लाइक, ठीक है। तो वो क्या करेगा? वो ध्यान रखेगा कि ये सारे एक्ट, ये ये जो 2016 में जितने अमेंडमेंट होने के बाद जो एक्ट बना है, उस एक्ट का नाम क्या है? चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। इसके अंदर जो भी लॉज हैं वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। अगर हो रहे हैं तो ठीक है, इट्स ओके। नहीं हो रहे हैं तो उनके वो क्या कर सकते हैं? पेनल्टीज जो है उस कंपनी के ऊपर, उस इंडस्ट्रीज के ऊपर लगा सकते हैं। 2017 में इसे और कड़ा करा गया। इनको हटा करके एक बोर्ड और एक फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करा गया, एक संस्था बनाई गई जो क्या करेगा, जो स्पेशली इस चीज़ से डील करेगा कि किसे पेनल्टीज देनी है, हमें किसके ऊपर फाइन लगाना है, बच्चों को बचाना है क्योंकि ट्रैफिकिंग भी हो रही है। तो प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, रेस्क्यू, रिहैबिलिएशन ऑफ चिल्ड्रन एज वेल एज एडोलेसेंट, मतलब बच्चे और एडोलेसेंट, जैसे गर्ल्स ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो इन सब से बचाने के लिए, इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया है, एक बोर्ड बनाया गया है जो स्पेशली इस चीज़ से डील करेगी। ये बहुत अच्छा हुआ है 2017 में। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने बताया है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो मैंने मिस करा हो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।